अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 की एक पीपीटी लेकर आए हैं। मस्कुलोस्केलेटल ये मिड टर्म की जो है वो पीपीटी है और ये डल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की पीपीटी है। तो आज हम इसको कोशिश करेंगे कि कवर कर ले कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, वीडियो स्टॉप करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सारे इसके जो भी है ऑब्जेक्टिव्स है और ये बूम वगैरह और मसल वगैरह की जो यूँ समझ लें कि डिजीज़ेज़ है, बीमारी है या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इस पर भी हम टाइम फ़िलहाल ज़ाया नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हवाले से कि हमारे पास जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो बनाती है उसमें 3 चीज़ें जो है वो अहम रोल प्ले करती है और 3 चीज़ें जो है वो अहम है या मेन चीज़ें जो हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बोन, जॉइंट्स और थर्ड नंबर पर आता है जो है वो मसल्स वगैरह। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर ही हमारा मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है वो मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्केलेटल सिस्टम के हवाले से कि हमारे पास 206 बोन्स होते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम में। जो भी पूरा सिस्टम है उसमें 206 बोन्स होती है, जिसमें हमारे पास 80 बोन जो है वो एक्सियल स्केलेटल उसका नाम है। और अगर या हम ये भी कह सकते हैं कि हेड और ट्रंक जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये पूरा जो है हमारे पास एक्सियल स्केलेटल, या इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे पास हेड आता है और ये हमारे पास ट्रंक वगैरह आ जाते हैं। तो ये मिल मिला के जो है वो 80 बोन्स होते हैं। और 2 से 6 बोन्स जो है वो पेंडिकुलर सिस्टम में होते हैं, जिसको हम एक्सट्रीमिटीज़ भी कहते हैं, जो कि हमारे पास ये हैंड वगैरह या लेग्स वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बून का जो है मेन फंक्शन वगैरह क्या है, कि मतलब ये बून हमारे बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले ये हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करता है और सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को। और ये एक प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, मसल, लिगामेंट और टेंडन को अटैचमेंट करने के लिए, मतलब कि उसके साथ लिंक करने के लिए एक सरफेस जो है वो प्रोवाइड करता है। और थर्ड नंबर पर जो हमारे पास इसका फंक्शन है वो रेड ब्लड सेल जो हमारे पास होते हैं ये वो भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन बून मैरो के अंदर, बून मैरो में जो है वो रेड ब्लड सेल जो है उसकी फॉर्मेशन वगैरह बंद होती है, जिसको हम हेमाटोपोइसिस कहते हैं। और ये स्टोर करता है मिनरल साल्ट्स वगैरह, मतलब कि ये इसमें ज़्यादातर मिनरल साल्ट्स वगैरह जो है वो भी स्टोर होते हैं, इंक्लूडिंग अबाउट मतलब कि 99% हमारी बॉडी का जो कैल्शियम होता है वो बोन्स में जो है वो स्टोर होता है। और ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल टिश्यू वो एंड ऑर्गन को बाहर की ये जो भी हार्मफुल चीज़ें से उनसे उनको मतलब कि हमारे ऑर्गन और टिश्यूज़ वगैरह को जो है वो बाहर से प्रोटेक्ट करता है कि कोई इंजरी वगैरह उसको ना लगे। ये इसका फंक्शन है बोन का। बोन सेल्स के हवाले से अगर हम बात करें, ये हमारे पास कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं, बोन जो है उसके जो सेल्स होते हैं जिससे बोन मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और थर्ड नंबर पर आता है ऑस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट जो है वो इमेच्योर जो है वो सेल्स होते हैं, जिसको हम या बेसिक बून फॉर्मिंग सेल्स भी होते हैं, जिससे हमारे पास बून वगैरह जो है वो बनने का प्रोसेस शुरू होता है। और ये मेच्योर होकर ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो जिससे हमारा बून वगैरह बने होते हैं। और बीच में जो ओस्टियोक्लास्ट हमारे पास है, ओस्टियोक्लास्ट का हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है कि जब भी हमारी बूंद वगैरह कहीं पर भी ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब कि वो कहीं बूंद वगैरह टूट जाए किसी भी इंजरी वगैरह की वजह से, किसी भी वजह से, तो उसको दोबारा बनने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसको दोबारा जुड़ने का, वो ओस्टियोक्लास्ट का जो है वो काम होता है कि ओस्टियोक्लास्ट जो है ये रीमॉडलिंग करता है, मतलब कि दोबारा जो है उस बोन्स को अटैच करता है एक दूसरे के साथ, जो भी फ्रैक्चर वगैरह होता है या कुछ भी हो जाता है। तो मतलब कि हमारे पास जो इमेच्योर जो है वो सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इनसे बून वगैरह बनते हैं। जब ये टूट जाते हैं, बून वगैरह टूट जाते हैं, तो उससे उसको दोबारा जोड़ने के लिए हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट का काम है कि ये दोबारा उसको जोड़ दे, मतलब कि उसमें जो भी फ्रैक्चर वगैरह वहाँ पर हुआ होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जॉइंट्स वगैरह के, कि 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स जहाँ पर भी ये मतलब मिलते हैं उस जगह को हम जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स क्या करता है, जॉइंट जो है वो स्टेबलाइज़ करता है बोन को और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट जो है वो ये प्रोवाइड करता है, कि मतलब कि ख़ास किस्म का मूवमेंट वगैरह जो है ये बोन्स या बोन्स की जो होती है मूवमेंट वगैरह, ये प्रोवाइड करता है जॉइंट्स की मदद से। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स की जो है वो जॉइंट्स वगैरह होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नॉन साइनोवियल और साइनोवियल। इसको हम आगे देख लेते हैं कि नॉन साइनोवियल और साइनोवियल क्या है।
नॉन साइनोवियल हमारे पास जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉन साइनोवियल जॉइंट हमारे पास क्या है। द बोन्स आर कनेक्टेड बाय द फाइब्रस टिश्यू और कार्टिलेज। हमारे पास जो भी ये बोन्स वगैरह होते हैं वो एक दूसरे से अटैच हुए होते हैं फाइब्रस टिश्यू से, या कोई भी कार्टिलेज वगैरह होते हैं उसके मदद से जो है ये कनेक्ट हुए होते हैं, जुड़े होते हैं। दे में भी इमूवेबल, मतलब कि ये इमूवेबल होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्कल में हमारे पास सूचर वगैरह हो जाते हैं। सूचर की हेल्प से हमारे स्कल के बोन इतना फिक्स टाइट हुए होते हैं कि वो इमूवेबल होते हैं, मतलब कि वो मूवमेंट वगैरह नहीं कर पाते। और या हल्की-फुल्की जो मूवमेंट होती है, स्लाइटली मूवेबल जो हमारे पास बोन्स होती है, वो हमारे पास वर्टिब्रा होती है। इसमें थोड़ी बहुत जो है वो मूवमेंट वगैरह होती है, और ये कार्टिलेज की हेल्प से जो है हमारे पास जुड़ी होती है। साइनोवियल जॉइंट्स के अगर हम हवाले से बात करें तो ये मूव फ्रीली, मतलब कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। बोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड मीट इन अ कैविटी फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। हमारे पास ये बोन जो है एक दूसरे से कनेक्ट हुए होते हैं, लेकिन इनके बीच में जो है वो थोड़ी-सी कैविटी होती है। इन कैविटी की हेल्प से ये मिले होते हैं, और इन कैविटी में के अंदर जो है वो साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसीलिए इसको हम साइनोवियल जॉइंट वगैरह भी कह सकते हैं या कहते हैं। मसल के हवाले से हम बात करेंगे कि मसल हमारे पास क्या है। स्केलेटल मसल और ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स और फाइबर्स। हमारे पास स्केलेटल मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स वगैरह, मतलब कि उनका एक ग्रुप होता है, गुच्छा होता है, या फाइबर्स वगैरह जो है उनका एक ग्रुप होता है, जिससे मिलकर हमारे पास क्या बनती है, मसल्स वगैरह बनती है। दीज फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस मूवमेंट व्हेन दे रिसीव अ स्टिमुलस फ्रॉम सीएनएस। ये फाइबर वगैरह तब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या एक मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जब इसको सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई स्टिमुलस रिसीव होगा, कोई वहाँ से सिग्नल वगैरह आएगा, तभी ये मूवमेंट करेंगे, और इसमें कोई ना कोई मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड होती है या बनती है। सीएनएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल फंक्शन। सीएनएस जो है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे पास होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी हमारे पास वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। मतलब कि ऐसे मसल जो हमारे कंट्रोल में होते हैं वॉलंटरी कहलाते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम हैंड का एग्जांपल देख लें, कि हम अपना हैंड जो है हमारे कंट्रोल में होता है, कि कब उठाना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, जो भी कर रहे होते हैं, या लेग्स वगैरह की हम एग्जांपल ले लेते हैं। और इनवॉलंटरी में हमारे पास, जैसे हमारे पास स्टमक्स और लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह ये चीज़ें हमारे पास आ जाती है, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट इसमें होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो इस तरह से जो भी मूवमेंट वगैरह होती है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सीएनएस, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेंडन, टेंडर लिगामेंट की ये होती क्या है। टेंडन जो है ये एक टफ होती है फाइबर्स पोर्शन होता है ऑफ मसल, मसल का एक फाइबर्स पोर्शन होता है जो अटैच करता है मसल को बोन के साथ। मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास मसल है और एक बोन है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास जो हेल्प हो रही होती है, ये टेंडन ही हेल्प कर रहा होता है कि इन दोनों को आपस में जोड़े रखता है। लिगामेंट का अगर हम देखें तो ये कनेक्ट बोन टू बोन, मतलब कि ये बोन से बोन जो है, मतलब कि अगर इस डायग्राम में वगैरह में देख ले, तो बोन टू बोन जो कनेक्ट हुई होती हो वो लिगामेंट की हेल्प से होती हो, और दे हैव अ हायर इलास्टिसिटी कांटेक्ट देन टेंडन। मतलब कि टेंडन से भी ज़्यादा इसमें इलास्टिसिटी वगैरह होती है, क्योंकि ये लचकदार वगैरह होती है, तो इसमें मतलब कि हमारे बोन्स वगैरह में जो है वो फ्रीली मूवमेंट वगैरह होती है, और एक दूसरे से इसको जोड़े हुए रखती है। तो लिगामेंट के अगर हवाले से बात करें तो बोन टू बोन जो है वो जोड़ती है, और टेंडन की अगर हवाले से बात करें तो मसल टू बोन जो है ये उसको जोड़ती है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्यूरसाई। ब्यूरसाई क्या होता है, सेक फील्ड विद फ्रिक्शन रिड्यूसिंग साइनोवियल फ्लूइड। ये सेक फील्ड होती है और इसमें फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो रहा होता है, मतलब कि फ्रिक्शन वगैरह अगर इसमें होगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पेन होगा। और ये एक साइनोवियल फ्लूइड की मदद से जो इसमें फ्रिक्शन वगैरह होती है वो कम की जाती है, और एंड आर लोकेटेड इन एरियाज ऑफ हाई फ्रिक्शन सच एज नी, और जहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन होने के चांसेस वगैरह होते हैं, ये उन जगह पर ये मौजूद होती है, जिसको हम ब्यूरसा कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर हमारे पास जंक्शन क्या होती है, स्केलेटल मसल फाइबर रिक्वायर्ड अ नर्व इम्पल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। स्केलेटल मसल जो है फाइबर, उसको स्केलेटल मसल फाइबर वगैरह जो भी होते हैं उनको क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नर्व इम्पल्स वगैरह चाहिए होती है, कि वहाँ पर आप कोई सिग्नल वगैरह आएगा तभी ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी या रिलैक्स वगैरह होंगी। द जंक्शन बिटवीन द एक्सोन ऑफ द नर्व सेल्स एंड द
एडजेसेंट मसल सेल इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन वगैरह, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वगैरह किस चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे एक जोन वगैरह होते हैं, नर्व सेल, इनके दरमियान मतलब कि नर्व सेल्स और हमारे पास जो मसल वगैरह होते हैं, इनकी जो अटैचमेंट होती है जहाँ पर ये जुड़े होते हैं, फिर वहाँ पर इसका नर्व नर्व सेल्स का एक जोन पार्ट्स और हमारे पास मसल्स उसको जहाँ पर अटैच हुई होती है उस पर सिग्नल वगैरह जहाँ पर ये मतलब कि अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो नीचे हमारे पास जो है वो ये मसल है और ऊपर हमारे पास जो है वो नर्व्स एक सेल है जिसका नीचे वाला पार्ट जो हमें दिखाई दिया है ये एक जोन है। मतलब कि इन दोनों के दरमियान जो केमिकल वगैरह एक्सचेंज हो रहे होते हैं जिससे इसको सिग्नल वगैरह मिल रहे होते हैं, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। Acetylcholine is released from the motor end plate of neuron and are responsible for muscle contractions. Acetylcholine जब रिलीज़ होता है मोटर इन प्लेट से, न्यूरॉन के मोटर इन प्लेट से जहाँ पर एक्सोन हमारे पास होता है, ये जब रिलीज़ होता है तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर एसिटाइलकोलिन का वेसिकल्स वगैरह भी दिखाए गए हैं कि मतलब कि एसिटाइलकोलिन ही हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के हमारे पास कौन कौन से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर वगैरह हो सकते हैं। फ्रैक्चर हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है, पेगेट डिजीज एंड गोट हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बोन ट्यूमर और बोन ट्यूबरकुलोसिस। इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फ्रैक्चर। तो हमारे पास ये 7 टाइप्स के फ्रैक्चर वगैरह हो सकते हैं इसमें हमारे बोन्स में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसफर। मतलब क्या हो गया, बोन जो है वो हॉरिजेंटली उसमें क्रैक वगैरह आ गया होगा या कट लग गया होगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं लीनियर। लीनियर में अगर आप देखें तो वर्टिकल क्रैक वगैरह आ गया होगा या वर्टिकली आपका बोन जो है वो फ्रैक्चर हुआ होगा। ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस, ऑब्लिक का मतलब है कि तिरछा, थोड़ा सा तिरछा नुमा होगा। और नॉन डिस्प्लेस की मतलब वो अपनी जगह पर ही होंगे, मतलब कि अपनी जगह को छोड़कर आगे पीछे नहीं किया होगा, मतलब कि अपनी जगह पर ही सिर्फ इसमें क्रैक जो है वो साइड से तिरछा नुमा लगा होगा। और ऑब्लिक डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब है कि एक दूसरे इसमें अगर आप देखें तो एक दूसरे से सिर्फ बिल्कुल अलग हो चुके हैं। और ऑब्लिक का मतलब कि एक साइड से जो है वो कर्व इसमें लगा है। इसके बाद अगर आप देखें मज़ीद आगे हमारे पास है स्पायरल। स्पायरल में आपका बूंद जो है वो थोड़ा सा घूम जाता है जिसकी वजह से एक साइड आप उसका जो है वो अटैच होता है या कुछ जो है पार्टिकल्स वगैरह जो बूंद के वो अटैच होते हैं और लेकिन बाकी इसमें टूट चुका होता है। हमारे पास नेक्स्ट हो जाता है ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक में हमारे पास ये हो जाता है कि एक साइड से अगर आप देखें बूंद को तो थोड़ा सा कर्व हो चुका है और दूसरी जगह से इसमें जो है वो क्रैक वगैरह आ चुका है या यूँ समझ लें कि दूसरी साइड जो है इसकी पट चुकी है। तो ये ग्रीन स्टिक वगैरह ये ज़्यादातर अमूमन जो है वो बच्चों में होती हैं। और कम्युनिटेड में हमारे पास ये होते हैं कि हमारे बोन्स के जो है बहुत ज़्यादा टुकड़े वगैरह हो जाते हैं, मतलब कि ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है दोबारा रिपेयर होने में। तो ये हमारे पास कुछ 7 टाइप्स के जो है वो फ्रैक्चर वगैरह है, इसको आपने याद कर लेनी है कि कौन कौन से फ्रैक्चर वगैरह, इसको हम मज़ीद भी आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रैक्चर इट इज़ अ ब्रेक और क्रैक इन अ बोन के मतलब कि हमारे बोन जो है या ब्रेक हो जाए, मतलब कि टूट जाए या उसमें कोई क्रैक वगैरह आ जाए तो इसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। या इसके अलावा और ये इसके अलावा अगर हम देखें तो इट इज़ और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन के हमारे बोन का जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है उसकी कंटिन्यूटी, मतलब कि जो जिस तरह से वो कंटिन्यू है उसमें कोई ब्रेक वगैरह टूट जाए या इसके अलावा उसमें कोई खलल वगैरह आ जाए, कोई उस मतलब कि उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब वगैरह हो जाए तो इसको हम फ्रैक्चर वगैरह कह सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ बोन फ्रैक्चर के हमारे पास बोन फ्रैक्चर के जो है वो कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी फ्रैक्चर और सेकेंडरी कॉजेज़, दो कॉजेज़ हो सकते हैं जिसमें प्राइमरी में हमारे पास ट्रॉमा वगैरह आ जाता है और ट्विस्टिंग। ट्रॉमा के मतलब कि आप जो है वो गिर गए या आपको कोई एक कार एक्सीडेंट मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो इस तरह से हमारे पास जो है ये ट्रॉमा में आ जाता है। और ट्विस्टिंग की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट इंजरी, मतलब कि दो खिलाड़ी जो है वो आपस में स्पोर्ट के दो प्लेयर वगैरह होते हैं तो उनके आपस में एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हो उसकी वजह से कोई इंजरी वगैरह हो जाए। या अगर आप देखें तो जैसे फाइटिंग वगैरह रेसलिंग वगैरह होती है उसमें एक दूसरे के बोन वगैरह टूट जाते हैं तो वो स्पोर्ट इंजरी कहलाती है। और इसके अलावा हमारे पास एब्यूज़ या ईटीसीडी है। एब्यूज़ का मतलब ये वो नहीं एब्यूज़ जो इंग्लिश में इसका मतलब है लीज में यहाँ पर वो ये मतलब है कि मतलब कि किसी
किसी भी जो है वो जो है मर्द या औरत हो सकती है उस पर तशद्दुद की हालत में, मतलब कि कोई उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा है और उसकी हालत में उसकी बून वगैरह जो है वो क्रैक हो जाए या उसमें फ्रैक्चर वगैरह आ जाए, तो ये वो एब्यूज़ है। यहाँ पर इसका ये मतलब है, मतलब कि ये प्राइमरी कॉज में हमारे पास आ जाती है। सेकेंडरी कॉज में हमारे पास डिजीज़ वगैरह, किसी भी डिजीज़ की वजह से जो है हमारे बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाए। जैसे इसमें दिया है कि बोन कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस, इनकी वजह से जो है हमारी बोन में जो है वो फ्रैक्चर वगैरह आ जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर के हवाले से नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जब भी हम क्लासिफिकेशन वगैरह फ्रैक्चर की करते हैं तो इन चीज़ों को देखते हुए उसको क्लासिफाई करते हैं कि किस टाइप का जो है वो फ्रैक्चर है। सबसे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं कि किस टाइप्स का फ्रैक्चर है, जैसे हमने 7 टाइप्स वगैरह पढ़ी। फिर हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिके मतलब कि कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी वो डैमेज कर रहा है या उसके साथ कम्युनिकेट वगैरह में था या नहीं था, उसको देखते हुए हम देख लेते हैं एनाटॉमिकल लोकेशन, हाँ, मतलब कि उसके एनाटॉमिकल जो भी लोकेशन वगैरह होती है उसको हम देख लेते हैं। और स्टेबल और अनस्टेबल फ्रैक्चर के, मतलब ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसको हम आगे देख लें कि स्टेबल और अनस्टेबल है क्या। कंप्लीट और इनकम्प्लीट देखते हैं कि कंप्लीट फ्रैक्चर है, इनकम्प्लीट है, ओपन है या क्लोज फ्रैक्चर है, तो इसको हम वन बाय वन हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टेबल फ्रैक्चर। स्टेबल फ्रैक्चर में हमारे पास एक चीज़ आपने सबसे से पहले ज़हन में रख लेनी है कि इसमें पेरिओस्टियम जो एक लेयर होती है वो इसमें इंटैक्ट हुई होती है, मतलब कि वो इसमें जो है उसमें भी क्रैक वगैरह आ चुका होता है स्टेबल फ्रैक्चर में। इसमें एग्जांपल दिया है कि ट्रांसफर स्पाइरल और ग्रीन स्टिक जो है ये इसी का स्टेबल फ्रैक्चर के जो है वो जो है टाइप्स हैं। इसमें मज़ीद दिए गए हैं कि जब भी आपका कोई बोन जो है उसमें फ्रैक्चर आ जाए लेकिन फ्रैक्चर भी पेरिओस्टियम लेयर तक उसमें जो है वो इंटैक्ट हो जाए तो उसको हम स्टेबल फ्रैक्चर कहते हैं। आप इसमें जो है वो डायग्राम वगैरह भी दिया है, लेकिन इसमें डायग्राम इसी तरह बिल्कुल जो है वाज़ेह तौर पे नहीं है, सिर्फ ऐसी स्टेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें पेरिओस्टियम लेयर वगैरह जो है उसको मेंशन नहीं किया गया है। अनस्टेबल फ्रैक्चर के अगर हवाले से बात करें तो अनस्टेबल फ्रैक्चर जो है वो ग्रोसली डिस्प्लेस होता है ड्यूरिंग इंजरी एंड ड्यूरिंग इंजरी, मतलब कि इंजरी के दौरान या एट द साइट ऑफ पोअर फिक्सेशन, ये वहाँ पे आपको वहाँ पर जो है वो पोअर फिक्सेशन वगैरह हुई थी, जिसकी वजह से ये ग्रोसली डिस्प्लेस है। ग्रोसली का मतलब है कि ये बिल्कुल जो है अपनी जगह से हट के जो है बिल्कुल उसने जगह ही चेंज कर ली है। देखिए इसमें आपको जो है वो पिक्चर में वाज़ेह तौर पर ये नज़र आएगा कि इसके जो बूंद का जो अपना जगह थी ये वो उसने बिल्कुल डिस्प्लेस किए है, अपनी जगह से बिल्कुल हट गया है और कंप्लीटली जो है एक जो है साफ सुथरा आपको इसमें नज़र आ रहा है, जो है वो गैप वगैरह इसमें नज़र आ रहा है। इसकी एग्जांपल ये है कम्युनिटेड और ऑब्लिक वगैरह जो है ये इसकी एग्जांपल है अनस्टेबल वगैरह की। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर में हमारे पास होता क्या है कि आपका जो फ्रैक्चर वाले बोन्स वगैरह होते हैं वो ब्रेक करता है, किस चीज़ को, आपके स्किन वगैरह को भी जो है वो ब्रेक करते हुए आपको वाज़ेह तौर पर जो है सामने से जो है वो नज़र आएगा। मतलब कि आपकी स्किन वगैरह को इंटैक्ट करते हुए, ब्रेक करते हुए वो आप चीर-फाड़ कर जो है वो बाहरी तौर पर बाहर जो है वो नज़र आएगा और वाज़ेह तौर पर आपको जो है वो बून जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये अमूमन जो है वो ट्रॉमा या एक्सीडेंट वगैरह केसेज़ में देखने को मिलता है कि जो है वो बून वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाता है। इसको हम ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। जिस तरह से इसमें जो पिक्चर वगैरह इसमें साइड में शो की है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। क्लोज़ फ्रैक्चर की अगर हवाले से बात करें इसको हम सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं। ये फ्रैक्चर जिसमें इस फ्रैक्चर में फ्रैक्चर हुआ बून जो है वो पेनिट्रेट नहीं करता है, मतलब कि पेनिट्रेट का मतलब है कि वो आपके स्किन वगैरह को डैमेज वगैरह या मसल या आपको जो भी मसल या स्किन वगैरह हो उसको डैमेज नहीं करेगा, बल्कि अपनी जगह पर ही सिर्फ जो है उसमें क्रैक वगैरह पड़ जाएगा। तो द स्किन रिमेन इंटैक्ट, मतलब कि स्किन जो है वो रिमेन अपनी जगह पर ही अपनी हालत में ही होंगे, तो इसको हम क्लोज फ्रैक्चर या सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कंपाउंड फ्रैक्चर और सिंपल फ्रैक्चर जो है वो ज़्यादातर जो है वो देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक में हमारे पास क्या हो जाता है कि एक साइड का जो बून आपका है वो बेंड हो जाता है और दूसरा साइड आपका बून का जो है वो ब्रेक हो जाता है। जिस तरह से हमने पिछले जो है पिक्चर वगैरह में भी आपको दिखाया था कि एक साइड से थोड़ा सा मुड़ जाएगा और दूसरी साइड से जो उसके ऊपर प्रेशर वगैरह पड़ने से जो है उसका बून जो है वो टूट जाता है या क्रैक हो जाता है। इनकम्प्लीट टाइप ऑफ फ्रैक्चर, इसमें जो हमारे पास इनकम्प्लीट टाइप ऑफ फ्रैक्चर जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक साइड से जो है वो फ्रैक्चर हुआ होता है और दूसरी साइड से ये बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन थोड़ा सा बेंड हुआ होता है। और मोस्ट कॉमन जो है किस में होता है, पेडियाट्रिक्स पेशेंट्स में होता है, बिकॉज ऑफ देयर बोन्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन एन एडल्ट, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल उनके बोन्स वगैरह जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं बनस्बत एडल्ट के हवाले से अगर देखें तो। मतलब कि क्योंकि उसमें प्रॉपर तौर पर जो है वो मैच्योर नहीं
होते हैं वो मैच्योर होने की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल होते हैं उसमें। तो हल्की-फुल्की जो है लचक वगैरह होती है, जिसकी वजह से उसके एक साइड जो है वो टूट जाता है और दूसरा साइड जो है बिल्कुल नॉर्मल रहता है, सिर्फ थोड़ा-सा बेंड हो जाता है। कम्यूटेड के अगर हवाले से बात करें, द बोन इज़ ब्रोकन इनटू मैनी फ्रेगमेंट, के आपका बोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंट वगैरह में टूट जाता है, 3 या 3 से ज़्यादा। जिस तरह से आपको साइड में पिक्चर वगैरह में शो हो रहा होगा कि इसमें देखिए आपके बोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे-पीछे जो है वो टूट चुका है। ये और मतलब कि 3 या 3 से ज़्यादा इसमें पिक्चर में जो शो हो रहा होता है, हो रहा है इसमें, तो आपके बोन जो है वो 3 फ्रेगमेंट से ज़्यादा जो है वो टूट चुका है। लेकिन अमूमन जो है वो 3 इसमें अगर टूट जाए तो उसको भी हम कम्यूटेड जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर हमारे पास क्या होता है, द फ्रैक्चर इज स्ट्रेट अक्रॉस द बोन शेफ्ट, मतलब बोन के जो भी शेफ्ट वगैरह होते हैं उसमें बिल्कुल स्ट्रेट जो है हॉरिजॉन्टली जो आप कर देंगे तो हॉरिजॉन्टली जो है उसमें क्रैक वगैरह पड़ जाता है, इसको हम ट्रांसफर कहते हैं। ओब्लिक के अगर वाले से बात करें तो ओब्लिक जो है ये ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें स्लैंडेड अक्रॉस द बोन शेफ्ट, के बोन के शेफ्ट जो है स्लैंडेड का मतलब है तिरछानुमा होता है, कि एक साइड से आप उसमें जो है वो तिरछानुमा जो है वो मतलब कि एक साइड से जो है उसमें क्रैक वगैरह पड़ जाता है, दूसरी साइड में आने दे मतलब कि तिरछा-सा इसमें जो है वो क्रैक पड़ जाता है, जिस तरह से आपको पिक्चर में शो हो रहा है। स्पाइरल के अगर हमारे से बात करें, तो स्पाइरल फ्रैक्चर में हमारे पास क्या होता है कि फ्रैक्चर ट्विस्टेड अराउंड द बोन शेफ्ट, कि आपके बोन शेफ्ट के जो है फ्रैक्चर वगैरह हो, जो बोन वगैरह हो वो ट्विस्ट हो जाते हैं, मतलब कि दूसरी तरफ से थोड़ा-सा घूम जाते हैं फ्रॉम अ ट्विस्टिंग इंजरी। किसी भी ट्विस्टिंग इंजरी, ज़्यादातर ये लड़ाई वगैरह इन चीज़ों में जो है वो एक्सीडेंट वगैरह में देखने को मिलता है कि आपका बोन जो है वो बिल्कुल घूम जाता है, दूसरी साइड पे घूम जाता है, जिसकी वजह से आपका फ्रैक्चर वाला साइड जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आता है और आपका बोन जो है वो गुमा होता है, या हाथ वगैरह जो भी हो जो है एक्सीडेंट के तौर पे आपका जो है बूँद बिल्कुल अपनी इस जगह को छोड़ के दूसरी तरफ मतलब कि घूम जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एवल्जन। एवल्जन का क्या मतलब है कि पुलिंग अवे ऑफ अ फ्रैगमेंट ऑफ बोन बाय अ लिगामेंट और टेंडन एंड इट्स अटैचमेंट, मतलब कि आपके बोन जो भी उसने अटैच जिस चीज़ से भी वो अटैच हुआ है, जैसे कि इसमें लिगामेंट या टेंडन वगैरह के दिया एग्जांपल दिया है कि इसमें मतलब कि आपका लिगामेंट या टेंडन से बोन जो है वो अटैच होता है, वो टूट जाए और ये लिगामेंट या टेंडन अपनी तरफ उसको खींच ले, तो इसको हम एवल्जन कहते हैं। डिस्प्लेस ओवर राइडिंग, डिस्प्लेस और ओवर राइडिंग क्या कौन सा फ्रैक्चर होता है कि उसमें जो भी फ्रैक्चर जो है फ्रैगमेंट होते हैं वो ओवर राइडिंग होते हैं अदर बोन्स फ्रैगमेंट के, मतलब कि आपका बोन जो है वो दूसरे ये बोन्स के ऊपर जो है फ्रीली जो है थोड़ी बहुत वो मूवमेंट कर रहा होता है और अपनी जगह से हट के जो है वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जिस तरह से इस पिक्चर में आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अपनी जगह को छोड़ के ये देखिए आप बिल्कुल दूसरी ये अपोजिट साइड पे जो है वो गया है, तो इसको डिस्प्लेस या ओवरराइडिंग कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो इज़ एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है क्योंकि इसमें बोन आपका जो है बिल्कुल ही डिस्प्लेस नहीं होता, जिस तरह से इसमें हुआ है इन विच द फ्रैक्चर लाइंस रन्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बोन, के उसमें लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या इसको हम वर्टिकली भी कहते हैं कि वर्टिकली इसमें जो है वो आपके बोन में जो है वो क्रैक वगैरह पड़ जाता है, और ये इनकम्प्लीट होता है क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है बोन आपको दो हिस्सों में नहीं होता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ अ बोन फ्रैक्चर, की बोन फ्रैक्चर के हमारे पास साइन और सिम्टम क्या होंगे। ये ब्रोकन ब्रोकन आपने एक जो है वो टर्मिनोलॉजी है ये याद रखनी है, इसके एक एक लफ्ज से जो है एक एक जो है वो पूरा सेंटेंस बना हुआ है, इसके हम वन बाय वन देख लेते हैं कि ब्रोकन में सबसे पहले हम अगर बी से हवाले से बात करें तो ब्रूसिंग ओवर द साइट, डिस्कलेशन विद द स्वेलिंग एंड पेन, मतलब कि जो भी जगह पर ब्रूसिंग का मतलब है कोई जख्मी वगैरह जो जगह आप जख्मी वगैरह हुआ होता है या जख्म वगैरह उस पर लगा होता है या क्रैक हुआ होता है, उस साइड पे क्या होगा कि डिस्कलरेशन होगी, मतलब डिस्कलर होगा, वहाँ पर कलर जो है उसका चेंज हो जाएगा, वहाँ पर स्वेलिंग होगी और उस जगह पर आपको पेन होगा। रिड्यूस मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ और मसल, मतलब कि आपकी एक्सट्रीमिटीज़ और या अगर हाथ पे लगे तो हाथ के, और अगर पैर पर लगे हैं तो पैर के हवाले से हम देख लेते हैं कि उसके एक्सट्रीमिटीज़ या मसल वगैरह की जो मूवमेंट है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और अपीयरेंस मतलब कि ये जो है आपके जगह जो है वो बिल्कुल अजीब सी नज़र आएगी, लुक एबनॉर्मल एबनॉर्मल तरीके से आपको वो जगह जो है वो नज़र आएगी। क्रैकिंग साउंड ड्यू टू द बोन्स फ्रेगमेंट रबिंग टुगेदर, क्रेपाइट क्रेप्टस, क्रेप्टस जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी, क्रेप्टस का मतलब है कि आपका बोन जो है वो 2-3 से ज़्यादा हिस्सों में टूट चुका है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट करेंगे तो उसमें जो है वो बोन एक दूसरे के साथ टच होते हैं, तो उसमें एक अजीब सी आवाज़ जो है वो आपको सुनाई देगी। तो मतलब कि क्रैकलिंग वगैरह साउंड आपको सुनाई देगा।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस एडिमा एंड एरिथमिया एट द साइट, कि उस जगह पर मतलब क्या आपका बून वगैरह ब्रेक हो चुका है, वहाँ पर आपको एडिमा मिलेगा, स्वेलिंग वगैरह आपको मिलेगी, और एरिथमिया मतलब कि उस जगह पर आपको बिल्कुल रेडनिश, मतलब कि उस जगह पर आपको बिल्कुल रेड रेड जो है वो जगह नज़र आएगी। और इन से लास्ट में हमारे पास आता है न्यूरोवास्कुलर इम्पेयरमेंट। न्यूरोवास्कुलर इम्पेयरमेंट हमारे पास 6 पीज आ जाते हैं। 6 पीज को हम वन बाय वन आगे देख लेते हैं। स्कीमिया आ जाता है, या पी से अगर आप देखें तो पेन, एक 1 पी से जो है पेन आ जाता है, पेलर आ जाता है, पैरालिसिस, पैरेस्थीसिया, और पल्सलेसनेस जो है, लेट साइन, या हमारे पास पल्सलेसनेस का मतलब आपको जो है वो प्रॉपर जो है वो पल्स वगैरह भी हो सकता है कि फील ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है या पेन वगैरह होता है, तो जिसकी वजह से आपको पल्स जो है वो एब्सेंट नज़र आती है। तो लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं पोइकिलोथर्मिया। पोइकिलोथर्मिया का मतलब है कि आपका जो है जो भी टेम्परेचर वगैरह होती है वहाँ पर आपको नॉर्मल नहीं हो, जो है वो फील होगी, जो भी फ्रैक्चर वाली जगह होती है। तो ये कुछ साइन सिम्टम है जो भी फ्रैक्चर वाले वुंड का पेशेंट आप देखेंगे, जिसको फ्रैक्चर वगैरह होगा, तो ये कुछ साइन वगैरह से साइन सिम्टम जो है वो आपको मिलेंगे उस पेशेंट में। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो ये दोबारा एक पिक्चर की मदद से भी आपको समझाया कि ब्रशिंग वगैरह होगी, स्वेलिंग होगी, डिफॉर्मिटी होगी, और कैप्टस कैप्टस दोबारा वही, मतलब कि आपको बूंद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिस्सों में टूट चुका है, जिसकी वजह से आपको साउंड वगैरह फील होगी या सुनाई देगी। तो नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर फ्रैक्चर, यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या-क्या होनी चाहिए एक फ्रैक्चर वाले पेशेंट के लिए। असिस्ट पेशेंट कंफर्ट, सबसे पहले तो हम इसके जो भी पेशेंट वगैरह होगा वो डिस्कम्फर्ट होगा, और यूटिलाइज मेजर्स टू कंट्रोल पेन, और कुछ चीज़ें यूटिलाइज करनी होती है, क्योंकि उसके पेशेंट जो है, या वो पेशेंट का पेन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे और उसके पेन को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो पोजीशंस फॉर कंफर्ट, जो भी पोजीशन वगैरह होती है, तो उसमें भी जो है फ्रैक्चर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। अगर उसकी पोजीशन सही नहीं होगी तो उस जगह पर उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा फ्रैक्चर वाली जगह पर। असिस्ट विद फ्रीक्वेंट चेंज इन पोजीशन, और असिस्ट करना है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो जल्दी-जल्दी पोजीशन वगैरह तो चेंज नहीं कर रहा है, किस तरह से पोजीशन में वो लेटा हुआ है। प्रोवाइड और असिस्ट हाइजीनिक केयर, मतलब कि जो भी हाइजीनिक केयर वगैरह और साफ-सुथराई का उसका ख़्याल रखना है कि और प्रोवाइड करेंगे उसको कि और साफ-सुथरा वो उस जगह को बिल्कुल साफ रखें। और encourage active and passive range of motion exercise for non-immobilized joints। ये जो भी नॉन इमोबिलाइज्ड जॉइंट्स वगैरह होते हैं उसके एक्सरसाइज वगैरह जो है देनी है, या एक इंकरेज करना है पेशेंट को, जो है वो बताना है कि आपने एक्टिव रहना है, या जो भी मतलब एक्टिव और पैसिव रेंज वगैरह जो भी मोशन होते हैं, कि किस तरह से आपने इस जगह को मूवमेंट वगैरह करानी है, तो मूवमेंट के हवाले से उसको बताना है, और इसको एक्सरसाइज वगैरह करवाना है पेशेंट को। हैंडल द इफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज जेंटली, और जहाँ पर भी उसका मतलब कि जो भी एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह उसको अफेक्ट हुआ है, जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, उसको जेंटली तौर पर जो है वो आपने हैंडल करना है। सपोर्ट इट विद हैंड और पिलो, और उस जगह पर आपको जो है वो सपोर्ट करना है, किसी भी मतलब कि हाथ वगैरह से उसको सपोर्ट करना है, या किसी पिलो वगैरह उस फ्रैक्चर वाली जगह पर के नीचे जो है वो आपने रख देनी है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, और जो भी एनाल्जेसिक मतलब कि पेन किलर वगैरह उसको एडमिनिस्टर करनी है, जो भी उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती है, वो आपने टाइम टू टाइम जो है वो देनी है उसको। इवेलुएट एंड रिकॉर्ड पेशेंट रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन एंड पेन रिड्यूसिंग टेक्निक, और जो भी मेडिकेशन वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो भी पेन रिड्यूसिंग टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसका एवोल्यूशन भी आपने करनी है, कि जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे उसको कुछ आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या फिर वैसे जो है वो फजूल में आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 3 पे इवैल्यूएट द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस। तो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस वगैरह हम उसका देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम असेस करेंगे अफेक्ट एक्सट्रीमिटीज़ में जो है वो हम उसका पेन वगैरह असेस करेंगे, देखेंगे। जो है उसका कलर देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, एडिमा वगैरह देखेंगे, वहाँ पर एडिमा वगैरह तो नहीं हुआ है या हुआ है। तो और मोटर एबिलिटीज़ वगैरह हम उसका चेक करेंगे कि कोई भी चीज़ उसको टच हो रही है तो उसकी जो है मोटर एबिलिटी वगैरह है या वो ख़त्म होगी। एबनॉर्मल सेंसेशन वगैरह चेक करेंगे, और कैपिलरी रिफिल जो है हम वहाँ का कैपिलरी रिफिल वगैरह हम चेक करेंगे। नंबर 4 पर हमारे पास है एजुकेट द पेशेंट इन यूज़ ऑफ इमोबिलाइज्ड डिवाइसेज़। इमोबिलाइज्ड डिवाइसेज़ जो भी होते हैं पेशेंट के लिए उसका यूज़ करवाएँगे, उसके हवाले से उसको एजुकेट करेंगे, मतलब कि उसको बताएँगे कि आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। यूटिलाइज़ सेफ्टी डिवाइसेज़, और सेफ्टी डिवाइसेज़ का हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, दिखाएँगे, सिखाएँगे उसको हम प्रोवाइड बैलेंस डाइट हम उसको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हाई ही प्रोटीन जो है वो डाइट हो, और जिसमें जो हम मतलब कि हम सप्लीमेंट वगैरह का भी इस्तेमाल
करवा सकते हैं, लेकिन उसमें हाई प्रोटीन जो है होना चाहिए। इसमें एग्ज़ाम्पल दें, कैल्शियम भी हो साथ में और विटामिन सी वगैरह जो है वो भी इसके साथ होनी चाहिए। जिसमें मतलब कि जो भी प्रोवाइड करेंगे हम डाइट वगैरह जो प्रोवाइड करेंगे उसमें कैल्शियम और विटामिन सी भी होनी चाहिए इसके साथ एग्ज़ाम्पल। असिस्टेड डिवाइसेज़ हमारे पास है। तो ये कुछ 3 असिस्टेड डिवाइसेज़ हैं जो फ्रैक्चर जो एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह होते हैं, मतलब किसी के लेग्स वगैरह पर जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसको ये डिवाइसेज़ जो है वो सजेस्ट की जाती है। लेकिन वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है और फ्रैक्चर टू फ्रैक्चर जो है वो वेरी करती है। सबसे पहले हमारे पास आता है वॉकर, केन आता है और क्रचर आता हूँ। तो ये हमारे पास है क्रचर, केन और वॉकर, ये 3 और जो है वो डायग्राम वगैरह भी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है वॉकर। वॉकर के हवाले से इसमें कुछ जो है वो तरबियत दी है या आप खुद रीड करने की और पेशेंट को मतलब कि इन चीज़ों के सिखाएँगे। तो 1, 2, 3, 3 जो है वो तस्वीरें दी है, इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द वॉकर, मतलब कि आपने जब भी पेशेंट को खड़ा करना है तो बिल्कुल बीच में उसको खड़ा कर देना है, सेंटर में उसको। स्लाइड वॉकर फॉरवर्ड 6 टू 8 इंचेस, और 6 से 8 इंचेस ही तो जो है वो उसको आगे करना है। मतलब कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आगे ना करें, क्योंकि पेशेंट उससे ये हो सकता है कि गिर भी सकते हैं, उसको चोट वगैरह दोबारा भी लग सकती है या उसके फ्रैक्चर वगैरह में उसको जो है वो पेन वगैरह ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए 6 टू 8 इंचेस ही इसको फॉरवर्ड लेकर जाना है, मतलब कि आगे करना है। कीप ऑल 4 फीट ऑफ वॉकर ग्राउंड, मतलब जो भी 4 फीट के जो वॉकर वगैरह होता है, जिस तरह से अगर आप इसमें देखें तो 4 फीट जो 4 पाँव वगैरह उसके होते हैं, फीट वगैरह होते हैं, तो उसने बिल्कुल आप लगाने हैं, प्रेशर को ये गाइड करना है कि चारों के चारों ज़मीन पर लगने चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब कि 2 पैर लगे होते हैं और 2 हवा में होते हैं और बस वो आगे भागने की कोशिश कर रहा होता है, तो इससे उसको मज़ीद जो है वो चोट लग सकती है। कीप फॉरवर्ड विद अफेक्टेड साइड, और जो भी अफेक्टेड साइड होते हैं उसको फॉरवर्ड लेके जाना है। किस तरह से लेके जाना है? कीप इट ऑन द वॉकर एंड अनअफेक्टेड लेग, तो मतलब कि कोई भी जो आप वॉकर वगैरह को आगे लेकर जाएंगे तो अनअफेक्टेड लेग जो है उसके ऊपर पीछे से वो प्रेशर आएगा, और जो अफेक्टेड लेग होगा वो आकर के साथ ही आगे लेकर जाएंगे। ब्रिंग अनअफेक्टेड लेग अप टू द वॉकर, मतलब कि जो भी अफेक्टेड लेग होता है जिसमें आपको फ्रैक्चर वगैरह लगा होता है उसको जो है वॉकर वगैरह होता है उसके साथ ही आगे, जैसे आपने वॉकर बंदे के पेशेंट को बताएंगे, आप जैसे ही वॉकर आगे करेंगे तो जो भी अफेक्टेड लेग होता है उसको आपने साथ में ही आगे करना है, और अनअफेक्टेड लेग जो है वो उसको पीछे छोड़ना है, क्योंकि उस पर ही ज़्यादा प्रेशर वगैरह पड़ेगा, और फिर हैंड की मदद से आप इस तरह से आगे मज़ीद मूवमेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये आपको जो है वो पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से खड़ा हुआ है और आगे लेकर जा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे केन की तरफ कि केन का आपने किस तरह से इस्तेमाल किया। केन गोज़ ऑन द अनअफेक्टेड साइड, को जो भी अनअफेक्टेड साइड होता है उसकी तरफ आपने आगे लेकर जाना है। स्लाइड बेंड एट द एल्बो, वो थोड़ी बहुत जो है वो एल्बो जो है आपने थोड़ी-सी बेंड करनी होती है। केन मूव्स फॉरवर्ड 6 टू 10 इंच, और केन को भी जो है उसमें 6 टू 8 इंचेस था, उसमें 6 टू 10 इंचेस तक जो है वो आप उसको फॉरवर्ड लेकर जाएँगे, मतलब कि आगे की तरफ लेके जाएँगे। इफेक्टिवली मूव्स फॉरवर्ड विद केन, इफेक्टेड लेग्स जो होता है वो फॉरवर्ड लेके जाएँगे विद केन के साथ, मतलब कि केन के साथ ही आप जो है अफेक्टेड लेग होता है उसको लेके आगे लेकर जाए। अनइफेक्टेड लेग देन मूव्स पास्ट द केन, मतलब कि अनइफेक्टेड लेग जो होता है वो मीन्स उसके बाद लेकर जानी है। सबसे पहले इफेक्टेड लेग जो होती है वो आपको केन के साथ लेके आगे लेकर जानी है, और अनअफेक्टेड लेग जो है वो बाद में आपको आगे करनी है, मतलब कि इस तरह आप वॉकिंग करेंगे। आप पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्रचेज़। क्रचेज़ जो वगैरह जो है या इसको फील्ड भी कहते हैं, तो इसमें आप किस तरह से जो है मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं। डोंट रेस्ट ऑन आर्मपिट, मतलब कि इसमें ये आर्मपिट पर ही आपने बिल्कुल उसके आप जो है उसके ऊपर रखना नहीं है, बल्कि उसमें थोड़ा-सा आपने गैप वगैरह दे देना है। जैसे इसमें दिया है कि 2 टू 3 ये फिंगर स्पेसेस, मतलब कि 2 से 3 फिंगर के बीच में जो है आर्मपिट के बीच में जो है वो गैप देना है। यूज़ शोल्डर एंड आर्म फॉर द स्ट्रेंथ, और यूज़ करना है आपने शोल्डर, मतलब कि आपने शोल्डर का इस्तेमाल करना है और आर्म का जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर अपना स्ट्रेंथ बरकरार रखने के लिए, अपना वज़न रखने के लिए। स्लाइड बेंड थ्रू द एल्बो, और बेंड करनी है स्लाइटली, मतलब ये थोड़ी-सी एल्बो जो है वो उस पेशेंट ने जो है वो बेंड करनी होती है।
तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट हमारे पास क्या होता है, रिक्वायर पार्शियल वेट, मतलब कि इस पर थोड़ा-सा जो है वो पार्शियल वेट आपने रखना होता है, मतलब कि थोड़ा ही इसके लिए थोड़ा ही वज़न इस जो है वो अपने दरकार होता है, या थोड़ा-सा वज़न ही जो आप इस पे लगा रहे होते हैं, बेयरिंग ऑन बोथ फीट। और इसमें आपने जो क्या करना है कि दोनों हाथों पर, मतलब कि आप अपने साथ रखना है और दोनों हाथों से इसका इस्तेमाल करना है। ये दोबारा उसी तरह है कि आपने किस तरह से इसकी मूवमेंट वगैरह करनी है, कि अनअफेक्टेड लेग जो है वो आपने आगे करनी है, और इस तरह से आपने जो ये क्रचर वगैरह होते हैं इसको आगे से अपने साथ लेकर जाना होता है। तो इस तरह से आप इसकी मूवमेंट वगैरह आप पेशेंट को समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे लेकर चलते हैं 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट में हमारे पास क्या होता है कि नॉन वेट बेयरिंग एंड कैन प्रोग्रेस टू पार्शियल वेट बेयरिंग, के मतलब कि जो वेट बर्दाश्त नहीं कर सकते, बेयर नहीं कर सकते, या इसके अलावा पार्शियली मतलब कि थोड़ा बहुत वेट जो है वो बेयर कर सकते हैं, तो उनके लिए होता है कि क्रचेस और एडवांस विद द अफेक्टेड लेग। और क्रचेस जो है वो थोड़ा सा एडवांस होते हैं विद अफेक्टेड लेग के साथ। अनअफेक्टेड लेग ब्रोथ फॉरवर्ड, और अनअफेक्टेड लेग जो है ये वो फॉरवर्ड लेके जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट गेंद का टेक्निक होती है, आपने इसको सीखनी है। 2 पॉइंट गेंद होती है वो, 2 पॉइंट गेंद होती है वो सीखनी है, और उसके हवाले से मतलब कि जो भी आपका पेशेंट होता है उसके हवाले से आपने उसको गाइड करना होता है। तो स्विंग थ्रो गेट, स्विंग किस तरह से हम मतलब कि स्विंग थ्रो गेट, इससे क्या मुराद है या इसमें हम क्या करते हैं, तो ये हम देखेंगे फॉर नॉन वेट बेरिंग और फॉर नॉन वेट बेरिंग और पार्शियल वेट बेरिंग क्लाइंट्स, कि मतलब ये भी वही है 3 वेट गेन की तरह, लेकिन इसमें भी यही है कि मतलब कि थोड़ा बहुत जो वेट जो है पार्शियली वेट जो है वो बेयर कर सकते हैं या बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए टेक्निक होती है रिक्वायर बैलेंस। ये और इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए आपको बैलेंस जो है वो रिक्वायर होता है कि आप अपने आप को बैलेंस कर पाए। स्टैंड ऑन द अनअफेक्टेड लेग, और अनअफेक्टेड लेग पे जो है वो आप स्टैंड करते हैं और मूव बोथ क्रचेस फॉरवर्ड अबाउट अ फीट, कि मतलब कि आपने आपने जो क्रचर वगैरह होते हैं उसको आगे लेकर जाने होते हैं, और अनअफेक्टेड लेग के साथ जो है वो आपने आगे लेकर जाना है। ए ब्रेव द हैंड ग्रिप फॉर सपोर्ट, और अपने हाथ को जो है उसके एक ग्रिप के साथ सपोर्ट के लिए आपने यूज़ करना है। स्विंग बोथ लेग्स थ्रू द क्रचेस, और स्विंग करना है ये जो आपका इफेक्टेड लेग होता है उसको मतलब कि क्रचेस के साथ ही आपने स्विंग करना होता है। जैसे आपने क्रचेस वगैरह आगे कर दिए तो उसके साथ ही आपने जो अपना लेग होता है वो स्विंग करना होता है, आगे लेकर जाना होता है, और अनइफेक्टेड लेग जो है उसको हाथ के लेकर जाएंगे। मतलब ये है कि आपने सबसे पहले क्रचेस वगैरह आगे रख दिए, और इसके साथ जो है आपने जो अनइफेक्टेड लेग होता है उसको आगे लेकर जाना होता है, उससे आप यूँ समझ लो कि आप छलांग लगा रहे होते हैं। तो इस तरह से आपके आगे मूवमेंट करनी होती है स्विंग थ्रो। 4 पॉइंट गेंद। 4 पॉइंट गेंद में आपने क्या होता है कि ये 1 बाय 1 2 3 जो है वो ये दिया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूव द राइट क्रच फॉरवर्ड, के मूव करते हैं किस चीज़ को, राइट क्रच जो होता है उसको हम आगे लेकर जाते हैं, बाकी प्रेशर हमारे पास अनइफेक्टेड लेग पर होता है। सेकंड हम क्या करते हैं, मूव द लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, के उसके अपोजिट जो है हम लेग आगे करते हैं। अगर राइट जो क्रचेस हमने आगे किए तो लेफ्ट लेग को हम आगे करेंगे, अनइफेक्टेड जो अनइफेक्टेड होता है। और एक क्रचेस जो है वो पीछे ही इस पैर के साथ इस लेग के सामने ही बिल्कुल आप पीछे लेकर जाते हैं, मतलब कि पीछे रखा होता है। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि मूव द लेफ्ट क्रच फॉरवर्ड, के ये जो लेफ्ट क्रचेस वगैरह होते हैं उसको आपने फिर आगे मूव करना होता है। देखिए आपने सबसे पहले राइट आगे किया, फिर लेफ्ट आगे कर दिया, और ये राइट जो है वो आपने थोड़ा सा बैक कर दिया क्योंकि इसके पे दूसरे इफेक्टेड लेग के साथ वो पीछे चला जाता है। मूव द राइट लेग फॉरवर्ड, और इस तरह से पे आपने अपना राइट लेग जो है वो आगे फॉरवर्ड करना होता है। तो इसलिए कि हमने चारों चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि वन बाय वन एक दूसरे के अपोजिट जो है इसमें आप इस्तेमाल करते हैं। अगर राइट क्रचेज़ आपने अगर किया तो लेफ्ट लेग आप आगे करेंगे, और अगर लेफ्ट क्रचेज़ आपने आगे कर दिया तो राइट जो है वो लेग आप आगे करेंगे। तो ये 4 पॉइंट गेट होता है। अप विद द गुड, अब मतलब कि आप ऊपर कैसे किस तरह से चढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो भी अनअफेक्टेड लेग होता है उसको आप आगे लेकर जाना है, और अफेक्टेड लेग के साथ आपने क्रचेस को जो है वो पीछे ही रखना होता है। और अपने हैंड को जो है सपोर्ट की मदद के साथ जो अनअफेक्टेड लेग होता है उस पर प्रेशर रख के जो है वो आप आगे इस तरह से मूवमेंट कर रहे होते हैं। जो अनअफेक्टेड लेग होता है उसको उस पर आपने ज़्यादा जो है वो प्रेशर रखना होता है, और एक क्रचेस पर जो है आपने प्रेशर रखा होता है, और अफेक्टेड लेग जो है वो आप वैसे ही स्विंग करते जाते हैं ऊपर। इस तरह से आप इसमें मूवमेंट करते हैं। जब सीढ़ियों में आप ऊपर जाएँगे तो अपने पेशेंट को गाइड करना होता है।
डाउन विद द बेड कि आप नीचे की तरफ से किस तरह से आएँगे, तो नीचे की तरफ सबसे पहले आपने ये जो भी बैंड जो क्रचेज़ वगैरह होते हैं, आपने सबसे पहले क्रचेज़ को आगे करते हैं और क्रचेज़ के साथ ही आपने जो इफेक्टेड लेग होता है, उसको आगे करना होता है। इस पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा कि जो मतलब कि एक क्रचेज़ भी आगे कर दिया और इफेक्टेड लेग उसके साथ आगे कर दिया और अनइफेक्टेड लेग पर जो है वो पूरा प्रेशर पड़ जाता है। तो इस तरह से आप एक बाय वन, वन बाय वन जो है, वो सीढ़ियाँ आप नीचे आते हैं। ये आपने पेशेंट को सिखाना होता है। तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको ज़रा रीड करवा देता हूँ कि एक पेशेंट है या एक क्लाइंट है जिसको चक्कर वगैरह आ रहा है और उसका एक पैर जो है वो मतलब उसके में फ्रैक्चर वगैरह हुआ है उसके एक पैर में और क्रैचेज़ वगैरह के मदद से वो जो है मूवमेंट करना चाहता है या करवा करवा रहे हैं हम उसको एंड नोट टू बेयर वेट ऑन द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, मतलब कि जो भी अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी उसको होती है ये उस पर जो है वो वेट बेयर नहीं कर पा रहा होता है या उस पर वेट नहीं मतलब कि बर्दाश्त कर पा रहा होता है, तो उसके लिए एक नर्स जो है वो किस तरह से मूवमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि वो कौन सा मूवमेंट करे तो उस पर जो है वो ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं पड़े। 2 पॉइंट गेंद, 3 पॉइंट गेंद या 4 पॉइंट गेंद या स्विंग थ्रो गेंद, ये क्वेश्चन है आप लोगों ने हल करने है इसको। तो आई होप ये कि आप इस क्वेश्चन को जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो वेरियस ट्रीटमेंट में फॉर बोन फ्रैक्चर के हम बोन फ्रैक्चर के लिए मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक या ट्रीटमेंट जो है इस्तेमाल होती है। बोन रिडक्शन में आप क्या करते हैं, पुटिंग इन द फ्रैक्चर बोन बैक इन इट्स ओरिजिनल स्टेट के उससे जो भी आपका पुटिंग मतलब कि आपका फ्रैक्चर हुआ बोन हुआ होता है उसको आप और उसके ओरिजिनल जो है जगह पर दोबारा जो है वो पुट कर लेते हैं। इसको हम बोन रिडक्शन कहते हैं और ये क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, मतलब इसको कट के ज़रिए भी सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू भी हम इसका यूज़ करके उसको अपनी जगह पर लेकर जाते हैं। और क्लोज रिडक्शन में क्या होता है, डन मैनुअली, कि हम इसमें मैनुअली जो है उसको डन करते हैं, वरना सर्जिकल प्रोसीजर होता है, इसमें कोई सर्जरी वगैरह या कोई कट वगैरह नहीं लगता है। इसमें केस्ट किस चीज़ को कहते हैं कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से या इसके अलावा फाइबर ग्लास वगैरह से इसको जो है चारों तरफ जो है अपेंडिज सी कर लेते हैं। ए प्लेस टू कीप ब्रोकन बोन इन प्लेस टू अलाउ इट टू हील, कि हम इसके जो भी ब्रोकन बोन वगैरह होता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्रैक वगैरह आ जाती है, तो उसको हम उसी जगह पर हम उसका प्लास्टर वगैरह लगा देते हैं या फाइबर ग्लास वगैरह लगा लेते हैं ताकि वो अपनी जगह पर जो है वो हील हो सके। इसमें थिंक टू रिमेंबर अबाउट केस केस के बारे में जो है वो कुछ चीज़ें आपने रिमेंबर याद रखनी है। सबसे पहले हमारे पास आता है मॉनिटर फॉर द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम 6 पीस जो हमने बात की थी उसको आपने मद्देनज़र रखते हुए इन जो है वो केस वगैरह का करना है। मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को जो है वो आपने मॉनिटर करना होता है कि हॉस्पिटल इन द केस के साथ जो है वो लगा हुआ तो नहीं है या सीवियर पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है, इसके अलावा इसको फीवर वगैरह उस पेशेंट को फीवर वगैरह तो नहीं हो रही, तो वो आपने देखनी होती है। और कीप द चेस्ट एंड एक्सट्रीमिटीज एलिवेट अबव द हार्ट लेवल, डिक्रीजेस स्वेलिंग, कि मतलब कि जो आपका हार्ट लेवल जो है मतलब कि दिल से थोड़ा सा ऊपर आपने एक्सट्रीमिटीज़ को ऊपर रखना होता है ताकि आपको जो स्वेलिंग वगैरह वहाँ पर हुई होती है, क्योंकि फ्रैक्चर वगैरह हुआ हुआ होता है तो उसकी वजह से आपको वहाँ पर स्वेलिंग हुई होती है, तो वो स्वेलिंग कम करने के लिए आपको अपने एक्सट्रीमिटीज़ जहाँ पर कोई फ्रैक्चर हुआ है उसको आपने दिल से थोड़ा-सा ऊपर रखना है ताकि उसकी स्वेलिंग वगैरह जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। अप्लाई आइस पैक टू द केस फॉर द फर्स्ट 2 डेज़ टू डिक्रीज़ स्वेलिंग, और 2 दिन तकरीबन पहले 2 दिन जो है वो आपने आइस पैक जो है उसका इस्तेमाल करना है ताकि जो भी स्वेलिंग वगैरह है वो डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए। इवन ड्राइंग फॉर अ न्यू केस बाय टर्निंग एवरी 2 हॉवर, या हर 2 घंटे बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई करने के लिए। मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, मेंटेन करना है स्किन इंटीग्रिटी आपने मेंटेन रखनी होती है। पेटल द केस, कि आपने पेटल द केस करना होता है। यूज़ सॉफ्ट टेप कार्ड, यूज़ सॉफ्ट टेप का इस्तेमाल करना होता है जिसको हम मोल स्किन अराउंड द एज टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। मोल स्किन भी इसको हम कह सकते हैं कि ये आपको प्रिवेंट करता है, बचाता है, आपकी स्किन को पटने से जो है वो बचाता है। कीप केस ड्राई एंड नेवर स्टिक एनीथिंग इनसाइड टू स्क्रैच एंड इच, ये मतलब कि आपने जो भी केस वगैरह होता है उसको ड्राई रखना होता है और कोई भी चीज़ उसके अंदर जो है स्टिक नहीं करनी होती है, लगानी नहीं होती है या इंसर्ट
ये कोई भी चीज़ उसके अंदर जो है वो लगानी ही नहीं होती है, चाहे वो आपको कैचेज़ वगैरह हो या इचिंग वगैरह कोई भी ख़ारिश वगैरह भी हुआ तो अभी आपने कोई चीज़ इसका इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करनी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओपन रेडिएशन। ओपन रेडिएशन में हमारे पास क्या होता है, डन सर्जिकली टू पुट फ्रैक्चर्स बोन बैक इन इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड फिक्सेशन डिवाइस यूजेस। कि मतलब ये सर्जिकली एक टेक्निक है, इसको हम सर्जिकल के थ्रू जो है ओपन रेडिएशन होती है उसमें हम आपके जो भी बोन वगैरह होते हैं उसको फिक्स करने के लिए ये सर्जिकल प्रोसीजर से गुजारा जाता है और उसको अपने ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए फिक्स किया जाता है कुछ चीज़ों की मदद से। ये इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल कौन सी होती है, क्या मतलब अटैच टू द बोन इनसाइड द स्किन, इंसा क्या मतलब कि स्किन के अंदर ही, ये आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा कि स्किन के अंदर ही जो है वो मेटल की चीज़ें जो है वो लगा दी जाती है, जिसमें हमारे पास पिन्स, रॉड्स, प्लेट्स, स्क्रू वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि स्किन के अंदर ही बोन के अंदर आपके ऊपर बोन के ऊपर अप्लाई करके लगा दी जाती है और उससे आपका बोन जो है वो फिक्स कर लिया जाता है। इसको हम इंटरनल जो है वो इंटरनल ओपन रेडिएशन कहते हैं, या इंटरनल भी कह सकते हैं। और एक्सटर्नल की अगर हवाले से बात करें तो फिर फिक्सचर्स अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द स्किन दैट हेल्प विद बोन हीलिंग, मतलब कि आउटसाइड ऑफ द स्किन हम जो है मेटल की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आपकी बोन्स को जो है वो अटैच करते हैं। ये मतलब कि इंटरनल की अगर हम से बात करें तो कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे तो स्किन के अंदर यूज़ होती है, और अगर एक्सटर्नल की वजह से बात करें तो ये स्किन के बाहर जो है वो आपको यूज़ होगी, जिसकी वजह से आपका बोन जो है वो नॉर्मल जगह पर आ जाता है। वी कैन बी एडजस्ट मेटल ब्रेस स्क्रू, मतलब कि मेटल ब्रेस वगैरह कुछ भी हो सकता है इसमें एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रेचिंग। ट्रेचिंग मामले में क्या आता है, अलाइन द बोन विद कांस्टेंट स्टेडी पुलिंग एक्शन, मतलब कि कांस्टेंट स्टेडी पुलिंग एक्शन के थ्रू हम आपके बोन को जो है अलाइन करना होता है और जो है वो सेव करना होता है, जिसमें आप ये देख रहे होते कि मुख्तलिफ चीज़ें जो है उसके बेड के साथ लगाई होती है, या वेट वगैरह भी चीज़ें लगाई होती है ताकि आपका पैर जो है वो हल्की-फुल्की मूवमेंट वगैरह भी करे, लेकिन उससे आपको कोई जो है वो चोट वगैरह ना लगे या तकलीफ वगैरह या पेन वगैरह आपको महसूस ना हो। मेक श्योर द वेट आर हैंगिंग फ्रीली एंड नॉट ऑन द फ्लोर, मतलब कि आप जो भी वेट उसके साथ लगाया होता है वो उसके आपने बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि वो फ्रीली हैंग हुआ हो, कि जो भी उसका वेट हुआ होता है वो फ्रीली हुआ हो और वो ज़मीन के ऊपर ना लगे। मॉनिटर सर्कुलेशन हार्डली फॉर द फर्स्ट 24 आवर इवन एवरी 4 आवर, मतलब कि हम उसके जो भी सर्कुलेशन वगैरह जो है वो उसका मॉनिटर करेंगे 24 घंटे तक। पहले 24 घंटे जो है वो हर 4 घंटे के बाद हम उसका मॉनिटर जो है मॉनिटर करेंगे। नेवर रिमूव वेट विद एमडी ऑर्डर, मतलब कि एमडी के ऑर्डर के ऊपर हम कोई भी वेट वगैरह कुछ भी जो है उससे रिमूव नहीं करेंगे। पिन केयर एंड मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे और इन्फेक्शन को मॉनिटर करेंगे कि जो भी इन्फेक्शन अगर वहाँ पर हुआ है तो उसको मॉनिटर करेंगे। ऑर्डरस ड्रेनिंग हो रही है या रेडनेस हो रही है, पेन हो रहा है, मतलब कि वहाँ पर कोई स्मेलिंग वगैरह स्मेल वगैरह आ रही है, जो ड्रेन वगैरह निकल रही है उसमें से कोई स्मेल वगैरह आ रही है, कोई रेडनेस वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रहा। न्यूरोवास्कुलर स्टेटस हम देखेंगे, जो 6 पीस हम दोबारा वही बात कर लें कि 6 पीस जो है वो आपने रिमेंबर करने होते हैं, कि उसका स्टेटस हम देख लेंगे। ओवरहेड रिपेयर्स अबाउट टू मूव अराउंड द इन बेड, मतलब कि जो भी इसके हैंगिंग वगैरह जो भी चीज़ें होती है उसको आपने बिल्कुल चढ़ना नहीं होता है, जिस तरह से लगाई होती है आपने सिर्फ इसको जो है वो मतलब कि देखनी होती है और मॉनिटर करनी होती है, बस उसके अलावा कोई भी छेड़खानी वगैरह नहीं करनी। तो आज की जो है हमारी वीडियो यहीं तक है। आई होप कि ऐसे कुछ ना कुछ आपको जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे जो है वो बढ़ेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की वजह से, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आई होप कि और अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में भी इसको शेयर कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख कर उससे कुछ ना कुछ सीखने को उनको मिले और वो कुछ सीख सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यार को ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।